जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग खान सर के द्वारा कराए गए बायोलॉजी को कॉन्सेप्ट कवर करते चलते हैं, जिसमें बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है कोशिका, जिसे अंग्रेजी में हम लोग सेल कहते हैं। उस पर यह वीडियो कवर करते आ रहे हैं, जिसमें से पहला वीडियो बन चुका है इस पर, और यह पार्ट नंबर वीडियो का 2 होगा, जिसमें कोशिका चैप्टर नामक को कवर करते हैं और ऑल एग्जाम यानी कि दुनिया के हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा और आपका पूरा कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग टेरिफाइड पर जाकर के छोड़ दिए थे, यानी कि कुछ ऐसे वस्तु या कुछ ऐसे जीव जंतु थे जिसकी गुणसूत्रों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए थे। ठीक है, अगर पिछला थोड़ा सा रिकैप की ओर चले तो हम लोग को पता है कि कोशिका, क्योंकि कोशिका के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केंद्रक के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में। नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 इसका जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम लोग देखे थे कि गुणसूत्र, तो ये गुणसूत्र अभी तक याद करते आ रहे थे कि मनुष्य में गुणसूत्र 46 होता है, चिंपांजी में 48 होता है, इस तरीके से पढ़ते आ रहे थे। तो सबसे पहले है कि कोशिका, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ये हमने कवर कर लिया था। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ध्यान रखिएगा, कब? 1665 ईस्वी में। और हुक नामक वैज्ञानिक कैसे पता किए थे कि कोशिका है? ठीक है, तो इन्होंने प्याज के छिलका पर प्रयोग किए थे। अब कैसे? तो देखिएगा, हुक, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है हुक करके। जब चावल उबल का पैकेट खरीदने जाइएगा किराना स्टोर में, तो वहाँ पर देखिएगा कि एक चावल के पैकेट में बोंगी लगाने वाला एक हुक होता है। उसको हुक का प्रयोग करता है उस बोरी पर, और फिर उसमें से चावल निकाल करके आपको हथेली पर दे देता है और देखता है कि देखिए ऐसा नमूना है। ठीक, सेम उसी तरीके से याद रखिएगा कि अगर कोशिका का खोज करना था तो इन्होंने क्या किया? हुक का प्रयोग किया। किसमें? प्याज में। प्याज में जैसे हुक लगाए तो उससे कुछ त्वचा निकला, उसका कुछ भाग निकला, और उससे पता उसको जांच करके माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे तो उसमें कोशिका पाया जाता था। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में। इसीलिए इन्हें कोशिका का पिता यानी कोशिका का पिता कहा जाता है या कोशिका का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था 1665 में। लेकिन इन्होंने जो कोशिका का खोज किया था, आखिरकार वो मारा हुआ कोशिका का खोज किए थे, मृत सेल का। ठीक है, तो ये मृत सेल का कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665। उसके बाद क्योंकि कोई भी चीज़ पर रिसर्च होता है तो एकदम शुरू में रिसर्च होना बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देखेगा तो कोई भी वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाता है या कोई भी ज़्यादा प्रसिद्ध होता है तो उस पर कई सारे वीडियो बन जाते हैं। सेम उसी तरीके से जब कोशिका का खोज स्टार्ट ही हो गया तो इसके बाद आते हैं दूसरा वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। किसका? जीवित कोशिका। तो इन्होंने आते हैं और जीवित कोशिका या जीवित सेल कह लीजिए, इनका खोज करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है और रॉबर्ट हुक साहब को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1774 में हम लोग गुणसूत्र देख रहे थे, तो यही है कोशिका। कोशिका में टोटल 10 अंग पाए जाते हैं। कितने? 10 अंग पाए जाते हैं। हम पिछली क्लास में आप लोग को बता चुके थे टोटल कितने अंग पाए जाते हैं। तो टोटल आपको 10 अंग पाए जाते हैं। उसमें से न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी था। तो केंद्रक, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। तो देखिए, बाहर से ये जो क्या है तो कोशिका है, और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव। फिर अंदर देख रहे होंगे आप लोग न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। क्या है? न्यूक्लियस यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर तो ये है आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियस। तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रिका द्रव कहते हैं। केंद्रिका द्रव कहते हैं। अब केंद्रिका द्रव क्या होता है और कोशिका द्रव क्या होता है? तो देखिए, द्रव का मतलब होता है कि दुनिया में जितने भी सारे पदार्थ जो हैं, जो बहने वाला है, वो सभी के सभी क्या है? द्रव है। क्योंकि पदार्थ के हम लोग 3 अवस्था देख चुके हैं, टोटल अभी 5 है, लेकिन अभी पर एक रिसर्च चल ही रहा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर। ठीक है, तो
तो ये टोटल 5 अवस्था में, लेकिन हम लोग जानते हैं ऐसे 3 में। तो इसमें से देखा जाए कि केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पाई जाती है, चिपचिपा नामक द्रव पाई जाती है, वो केंद्रिका द्रव कहलाता है। और ये क्यों पाया जाता है? तो कारण यही है कि इसमें चिपचिपा द्रव पाया जाएगा तो केंद्रक सूखेगा नहीं, और सूखेगा नहीं तो मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो हम लोग को त्वचा नष्ट नहीं होगा, क्योंकि यह कोशिका के अंदर पाया जाता है। और केंद्रक मर जाएगा तो बाहर के सभी चीज़ मर जाएगा। ऐसे समझिए ना कि पपीता का कोई भी भाग या टमाटर का कोई भी भाग अंदर से सड़ा रहता है तो धीरे धीरे पूरा को सड़ा देता है। तो अगर केंद्रके सूख जाएगा, सड़ जाएगा, तो पूरा कोशिका को नष्ट कर देगा, और पूरा कोशिका को नष्ट करेगा तो हम लोग को त्वचा खराब होना शुरू हो जाएगा, मांस गल गल के गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का हर एक भाग में, हर एक अंग में कोशिका है, क्योंकि हम लोग को शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग को कोशिका आखिरकार किसका बनाता है? तो हम लोग को कोशिका जो बना होता है मेलानिन का बना होता है। किसका? मेलानिन का बना होता है, और कोशिका झिल्ली का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन उसका कोशिका जो भित्ति होता है पेड़ पौधों का, वो किसका बना होता है? तो ये सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का। और जिसका त्वचा जो होगा सेलुलोज का बना होगा, उसका त्वचा जो होगा कड़वा होगा। कैसा होगा? कड़वा। जैसे पेड़ पौधा का देख लीजिए, उसका बाहर वाला छिलका कैसा होता है? कड़वा। यानी त्वचा का मतलब वही होता है, बाहर वाला छिलका, यानी मांस को कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर। तो हम लोग क्या समझ रहे थे कि गुणसूत्र। तो देखिए, पहला नंबर है कि यहाँ पर ये हो गया कोशिका। कोशिका के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, तो इसको हम नाम दे देते हैं सेल। ठीक है, सेल मतलब समझ जाइएगा कोशिका, इसको नाम दे देते हैं हम लोग न्यूक्लियस, यानी कि समझ लीजिए कि केंद्रक। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियस समझ लीजिए। केंद्रक के अंदर इसमें से नाम को हटा देते हैं बीच में से। चलिए, तो ये हो गया आपका सेल, और ये हो गया आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तो इसके अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये गुणसूत्र हो गया। गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं डीएनए। क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, और डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। यानी कि जीन सबसे अंदर होता है। यानी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के हर एक अंग के पाठ पुर्जा में क्या है? तो जीन समाया हुआ है। गांव घर में बच्चा जन्म लेता होगा तो देखेगा कि वो बच्चा जन्म लिया, लेकिन दादा परदादा को नहीं देखा है। वो बच्चा जो जन्म लिया आज, वो दादा परदादा के नहीं देखता, फिर भी कभी दादा पर, कभी परदादा पर, कभी दादी पर, कभी जो है सो किसी पर चला जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है समझते हैं? कभी नानी पर, कभी मामू पर चला जाता है। तो ये सब संभव होता है जीन के कारण। ठीक है, व्यक्ति भले मर जाए, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी भले मर जाए, लेकिन जीन थोड़ी मरता है। जीन एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहती है। ठीक है, तो जीन एक दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होते रहती है। तो ये हम देख लिए थे, जिसमें सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या देखे थे टेरिडोफाइट्स में, जो सर्वाधिक है। यहाँ तक कवर। अब हम लोग देख रहे थे कि केंद्रक अम्ल। तो केंद्रक अम्ल जो होता है मेरे दोस्त, 2 प्रकार के होता है, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लिक एसिड दे देगा। आप लोग घबराइएगा ना, कभी कभी न्यूक्लिक एसिड ऐसे लिख देता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड लिख देगा और आपको ऑप्शन में डाल देगा कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के हैं। तो आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पर फोकस रहते हैं, सभी लोग को, क्योंकि भाई कौन इतना 2 को 4 को नाम याद रखना करेगा। लेकिन कभी कभी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ये आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया ये अंग्रेजी वर्ड है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ये अंग्रेजी वर्ड है। इसे हम लोग हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। लेकिन अभी तक आपको एग्जाम में सूत्रकणिका नहीं देखने को मिला होगा शायद, हमको अंदाज से, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें सूत्रकणिका तो हमें कभी नहीं दिखा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दिख गया। लेकिन आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया अंग्रेजी वर्ड है, इस तरीके से लिखा जाता है MITO करके। ठीक है, इसे सूत्रकणिका कहते हैं। सेम उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल तो आपको ऑप्शन में दिखा होगा, कभी ना कभी आपको देखे होंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं प्रैक्टिस सेट में या क्वेश्चन बैंक में किसी का लगाए होंगे, तो जरूर देखें। तो ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जिसे कहते हैं DNA और दूसरा होता है RNA। अब DNA का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो हम लोग बारी बारी से दोनों को कवर करने वाले हैं। आइए, तो ये इतना याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड पूछे या केंद्रक अम्ल पूछे, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जब अम्ल का बात आ ही गया है तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है, ये याद रखिएगा। अम्ल का pH मान क्या होता है? तो अम्ल का जो pH मान होता है मेरे भाई, अम्ल का pH मान, तो वो 7 से जितना कम रहेगा, 7 से जितना
कम रहेगा उसका वो उतना ही खट्टा होगा। ठीक है, तो 7 से जितना कम वो क्या होगा, तो वो अम्ल कहलाता है। जैसे पीएच स्केल पर जो हम लोग मापते हैं, पीएच स्केल पर मापते हैं, तो उस पर पीएच स्केल पर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कितना से कितना तक अंक जो है अंकित रहता है। ठीक है, तो वो अंक जो है वो आपको 0 से लेकर के 14 तक अंक अंकित रहता है। तो याद रखिएगा कि पीएच स्केल पर, पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी उसमें उस वस्तु में हाइड्रोजन की पावर को दर्शाते हैं। ठीक है, तो जितना आपको इसमें हाइड्रोजन रहेगा उतना ही उसका क्षारीयता बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 0 से कम, ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए 7, ठीक है 7, तो यहाँ लिख देते हैं 7 से अधिक होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या होगा, तो वो क्षार कहलाता है। क्षार को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, या इसी को भस्म बोला जाता है। क्या बोलता है, भस्म बोला जाता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, 7 से जितना कम होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा अम्ल, यानी अंग्रेजी में बोले तो एसिड। ठीक है, और जिसका पीएच मान भाई 7 होगा वो क्या होगा, तो उसे कहते हैं उदासीन, अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, तो उदासीन बोलता है। तो ध्यान रखिएगा कि पीएच स्केल पर कहाँ से कहाँ तक अंक रहता है, तो 0 से लेकर के 14 तक, इसी के बीच में डिसाइड किया जाता है कि जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल कहलाएगा, और जितना कम होगा 7 से उतना ही वो अम्ल होगा, यानी कि तेजाब के रूप का होगा। ठीक है, और जिसका पीएच मान अगर 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल। इसका उदाहरण हम लोग का हो जाएगा जल। क्या होगा, जल। हम लोग का पानी क्या है, उदासीन है। आप पहचानने का आसान तरीका है कि जिसका स्वाद खाने पीने के बाद आपको न मीठा लगे न ज़्यादा फीके लगे, तो एकदम नॉर्मल लगे, तो उसे कहते हैं उदासीन, यानी जल को देख लीजिए, न ज़्यादा खट्टा है न ज़्यादा कड़वा है, ठीक है, न ज़्यादा नमकीन है। और वहीं पर देख लेते हैं कि सेब संतरा में आइएगा, अंगूर में आइएगा तो थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगेगा, तो वो में अम्ल हो जाता है। तो जिसका स्वाद खट्टा लगे वो अम्ल कहलाएगा, जिसका स्वाद न खट्टे लगे न मीठे लगे न कड़वे लगे वो उदासीन होगा। लेकिन जिसका स्वाद एकदम खाने लायक न रहे, मतलब मुंह पर रखते मन करता है कि फेंक दे, जैसे ये हो गया नीम का पत्ता हो गया, करेला हो गया, तो ये सब क्या है, क्षार है। तो इसको खाने के बाद अजब लगता है, तो ये सब कहलाता है क्षार, यानी कि जिसका स्वाद कड़वा हो। ठीक है, अब यहाँ पर अम्ल का बात आ ही गया है कि कौन सा फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसको हम आगे डिस्कशन करते चलेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं टॉपिक। तो यहाँ तक क्लियर है सभी लोग को। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, एसिड को ही अम्ल बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। न्यूक्लिक को ही केंद्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। ओके, चलिए आइए हम लोग देखते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं, अभी हम आपको बताए हैं, पहला होता है कोशिका, उसके अंदर होता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। तो सही है कहा है कि यह कोशिका के अंदर होता है, बिल्कुल सही। यह केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सही पाया जाता है, बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट, जब क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा तो इसका मतलब पेड़ पौधा में भी यह पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के ही कारण पेड़ पौधा कैसा होता है, हरा होता है। और जब यह पेड़ पौधा में पाया जाता है तो पेड़ पौधा के हर एक भाग में भी कोशिका पाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब श्रृंखला क्या होता है दोस्त, तो श्रृंखला का मतलब होता है अंग्रेजी में बोले तो चैन। चैन समझ जाइएगा, हिंदी थोड़ा सा काफ़ी बायोलॉजी में ना डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो श्रृंखला को कहते हैं चैन, यानी कि ये एकदम लच्छा की तरह होता है, इस तरीके से लच्छा की होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स क्या होता है, सिंपल समझिए ना कि रस्सी का पागा देखे है ना, तो रस्सी का पाग बनता है, एक इधर से धागा जाएगा और एक इधर से जाएगा, तो दूगो से एकदम बांटल रहेगा रस्सी की तरह, मेठल रहेगा, तो उसे मेठल समझते होंगे आप लोग कि ये ऐंठल रहेगा दोनों में, दोनों एकदम सट के, तो उसे कहते हैं डबल। और एक गो रहेगा तो उसे कहते हैं सिंगल, तो इसे कहते हैं RNA। क्या बोलते हैं, RNA। और इसको बोल देते हैं DNA। याद रखने का आसान तरीका है, जो दूगो रस्सी मिलकर के ऐंठल रहेगा, आपस में दोनों चिपकल रहेगा, ठीक है, तो उसे कहते हैं DNA, यानी कि ड से डबल और द से दूगो। ठीक है, और एक गो रहेगा तो RNA यानी कि सिंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये RNA होगा।
अब इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आइए हम लोग देख लेते हैं इसके चेन के बारे में कि कैसे लच्छा की तरह है। तो देखिए डीएनए, अब डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोसाइड, और एक पाया जाता है फॉस्फेट। याद रखिएगा, एक न्यूक्लियोसाइड और एक पाया जाता है फॉस्फेट। अब यहाँ पर देखिएगा कि न्यूक्लियो जो साइड होता है इसके अंदर भी एक पाया जाता है शुगर। शुगर मतलब चीनी। अब वो शुगर नहीं समझिएगा, उसका मतलब होता है HOG, हॉग। हॉग मतलब सुअर होता है। क्या होता है? हॉग मतलब सुअर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड भी दो प्रकार के होते हैं, एक में होता है शुगर, दूसरा में होता है नाइट्रोजन बेस। शुगर में कौन कौन पाया जाता है? तो राइबोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोज, और दूसरा पाया जाता है डिऑक्सी राइबोज। यहीं से मिलकर के इसका फुल फॉर्म बनता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये शुगर में राइबोज पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है। वहीं पर देखें तो नाइट्रोजन बेस में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन बेस में पाया जाता है प्यूरिन और पायरिडमीन। प्यूरिन और पायरिडमीन पाया जाता है। प्यूरिन के अंदर देखें तो एडिनिन, गुआनिन, और पायरिडमीन के अंदर देखें तो साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डीएनए में क्या पाया जाता है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया गया है, डीएनए में पाया जाता है ATGC, ATGC पाया जाता है। ATGC ये डबल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी A का मतलब एडिनिन, T का मतलब थायमिन, G का मतलब गुआसिन, और C का मतलब साइटोसिन। आपको हमेशा बदल देता है साइटोसिन के जगह पर या तो थायमिन के जगह पर, और यहाँ पर यूरेसिल बैठा देगा। तो ये हो जाएगा डीएनए का पार्ट। किसका होगा? डीएनए का पार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। आरएनए का पार्ट क्या होगा भाई? तो आरएनए। आरएनए में क्या पाया जाता है? AT और GU होता है, यानी एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और यूरेसिल होता है। याद रखेगा, यानी कि इसमें सिर्फ साइटोसिन बदल जाता है। इसमें सिर्फ रखे ना कि यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, और डीएनए में आपको ATGC पाया जाता है। ATGC मतलब एडेनिन, क्या प्यूरिन में पाया जाता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन में और थायमिन पाया जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग डीएनए को और विस्तार से अंदर तक चलते हैं स्टडी करने के लिए। तो डीएनए के एक टर्म, यानी कि इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरीके से, तो यहाँ तक और यहाँ तक एक टर्म में क्या की लंबाई कितना होता है? तो इसकी लंबाई होता है 34 एंगस्ट्रॉन होता है, क्योंकि 34 एंगस्ट्रॉन। अब आप लोग को बतलाना है कमेंट्स में कि एंगस्ट्रॉन किसका मात्रक होता है? तो तरंगदैर्घ्य का। किसका? तरंगदैर्घ्य, क्योंकि तरंगदैर्घ्य को हम लोग किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉन में। और एंगस्ट्रॉन का सिंबल यही है कि ए पर डिग्री का मान, डिग्री का जैसे मान कर चलिए, या बिंदु कह लीजिए कि बिंदु बैठा दीजिए, तो इसे एंगस्ट्रॉन का सिंबल मानते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए इस तरीके से होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है इसका एक फेरा का, टर्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम लिख दिए हैं ब्रैकेट में, फेरा समझने के लिए ना, रस्सी को इस तरीके से पाघा करके लपेटते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक एक फेरा की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन के बराबर होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। प्रत्येक डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप लोग यहाँ से यहाँ तक, तो 34 एंगस्ट्रॉन तो होता है, लेकिन इसमें एक फेरा में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इस प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये है आपका डीएनए का स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 4 गो पाया जाता है। अभी हम आपको बताए हैं 4 गो, कुछ इस तरीके से समझिए। ये हो गया आपका एक, 4 को पाया जाता है ना, ATGC, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये पाया जाता है। तो ये हो गया, मान कर चलिए थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को पाया जाता है। तो एक हो गया, मान कर चलिए ATGC, ठीक है, ATGC हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये हो गया एडेनिन, ये हो गया थायमिन, दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। हाँ, यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए ये जो है ना, ये इसकी फेरा की यहाँ से यहाँ तक 34 एंगस्ट्रॉन इसकी दूरी होती है एक फेरा में। कितना में? एक फेरा में। एक फेरा में इसकी दूरी कितना होता है? तो एक फेरा में 34 एंगस्ट्रॉन होता है। और एक फेरा इस तरीके से बनाएगा ना, इस तरीके से, तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा? तो पहले तो इसमें पाया जाएगा आपको एडेनिन, तो ये एडेनिन हो गया, ठीक है, ये एडेनिन हो गया।
उसके बाद इसमें क्या पाया जाएगा, तो और दूसरा कलर कौन दिख जाएगा, तो ये दिख जाएगा। एडेनिन के बाद पाया जाएगा आपको, ये तो सेम हो गया, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा इसमें पाया जाता है आपको थायमिन, एडेनिन ATGC, तो एडेनिन हो गया ये वाला रेड वाला, टी से थायमिन हो गया। अब यहाँ पर दूसरा कलर लिया जाए कौन सा कलर ले ले, ये वाला ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपको गुआनिन, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कलर ले लेते हैं, एक हरा कलर के दिख जाना चाहिए, और यहाँ पर हो जाएगा आपको एक साइटोसिन। तो इस तरीके से 4 इसमें न्यूक्लियोटाइड 10 न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। आइए हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर जो होता है और इसकी दूरी जो होता है कितना होता है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है इनके प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड। 10 न्यूक्लियोसाइड तो इसमें पाए जाएंगे, यानी कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 करके ऐसे 10 करके, और दोनों को जो बीच की दूरी होगा, एगो और दूगो के बीच की जो दूरी होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉन करके होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन करके होगा। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, वही डबल स्टैंडर्ड मतलब एगो इधर से गया और एक उधर से पागा जाती चिपकल है, ठीक है। तो उसे डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं, बस इतना समझ लीजिए। जिसकी खोज वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रखिएगा कि डीएनए किसका बना होता है, तो डबल हेलिक्स का बना होता है, डबल स्टैंडर्ड का बना होता है, ठीक है। और उसका खोज यानी कि ये रसीरी की पगहा की तरह लिपटा रहता है, इसी का खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। चलिए आप देख लेते हैं कि डीएनए, तो एडेनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अभी हम आपको बताए हैं कि AT और GC कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझना आसान है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि यह हाइड्रोजन बंधन है। बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन पकड़े रहेगा, ये 2 गो वाला पकड़े रहेगा कि 3 गो वाला, तो कहिएगा सर जी 3 गो मिलकर पकड़ ले है गुरुजी मेरे भाई। तो ये 3 डबल स्टैंडर्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये कैसा होगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा होता है, ट्रिपल, यानी कि 3 गो मिलकर के बंधा रहता है और 2 गो मिलकर के बना रहता है। तो ये जो है ना बॉन्ड, जिसे हम लोग बंधन बोलते हैं, 10वां में आप लोग पढ़े होंगे इंटर में, इसे बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंधन। तो ATGC AT में डबल बॉन्ड और GC में आपको ट्रिपल बंधन होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन होता है। ये 3 गो बंधन मिलकर के जोड़े रहता है। तो एडेनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि गुआनिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग को, वही हम दर्शा दिए हैं ATGC करके। याद रखिएगा कि डीएनए में क्या पाया जाता है, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन पाया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं आरएनए के बारे में। अब आरएनए, तो आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी संरचना सिंगल स्टैंड होती है इस तरीके से, और इसमें भी फिर 10 एंगस्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और इसमें भी आप लोग को पाया जाएगा ATGC। लेकिन यहाँ पर जो है आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें ATGC के जगह पर क्या पाया जाता है। ATGC 3 गो सेम रहता है, 1 गो बदल रहता है, यूरेसिल इसमें डाल दिया जाता है। तो इसकी संरचना जो होता है सिंगल स्टैंड होती है, यानी कि इस तरीके से बना होता है, ठीक है, इस तरीके से बना होता है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाता है, इसीलिए इसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अच्छा बताइए तो कि आरएनए और डीएनए क्या इसका स्वाद कैसा होगा। आरएनए और डीएनए इसका स्वाद की अगर हम लोग बात करें तो स्वाद कैसा होगा, कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि आरएनए और डीएनए का स्वाद कैसा होगा। क्योंकि अभी हम आपको बता चुके हैं केमिस्ट्री का कुछ पार्ट को, कुछ पॉइंट को बताए हैं आपको कि pH मान के संबंधित। तो आप लोग को यहाँ पर अक्षर देख करके अगर ध्यान से सुनेगा तो इसी में आपको नाम छुपा हुआ है। क्योंकि एग्जाम UPSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, तो क्वेश्चन पूछा था कि यह अम्ल होता है या क्षार होता है। तो सिंपल लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है, बताइएगा। तो इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन तथा किंतु यहाँ पर देखिए कि थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर ATGC, तो ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये तो हो गया डीएनए का पार्ट। किसका हो गया,
डीएनए का पार्ट हो गया। लेकिन आरएनए में क्या पाया जाता है, तो आरएनए में आपको एटी तो यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर एटी ए और यू पाया जाएगा और उसके बाद जीसी यहाँ पर पाया जाएगा। यानी थायमिन के जगह पर क्या बदल गया है, यूरेसिल हो गया। क्या हो गया, एडेनिन यूरेसिल गुआनिन साइटिन। तो एयू जीसी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें यही बदल करके एग्जाम में देता है, कहता है कि आरएनए का भाग नहीं है, तो आरएनए के भाग में क्या करेगा एग्जामिनर कि यूरेसिल के जगह पर यहाँ पर टी यानी कि थायमिन जोड़ देगा, ठीक है। तो आप लोग को वहाँ पर छांट देना है कि आरएनए में थायमिन न बल्कि यूरेसिल पाया जाता है। और एग्जाम में क्या करेगा, डीएनए में पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए का भाग नहीं है और इसमें से थायमिन को हटा करके यूरेसिल जोड़ देगा, एयूजीसी कर देगा, तो ये गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण, और संश्लेषण का मतलब क्या होता है, तो निर्माण। जैसे हम लोग सुने होंगे कि पेड़ पौधा जो भोजन बनाती है उस विधि को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो संश्लेषण का मतलब क्या होता है, निर्माण या बनाना होता है, निर्माण या बनाना होता है। किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन को बनाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो यहाँ पर कहता है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आरएनए करता है, ठीक है। यह 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। अब आरएनए 3 प्रकार के कौन होता है, तो एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है और आरआरएनए होता है। अब इस सभी को हम लोग डीपली तक गहरा तक जाएंगे। हम आपको शुरू में बोल दिए हैं कि दुनिया का कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बस आपको एक बार सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डीएनए का आरएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से आइए यहाँ तक। तो एक फेरा हो गया जिसकी फेरा का लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होता है। फिर यहाँ से इसमें आएगा, इधर आ जाएगा 10 न्यूक्लियोटाइड। तो ये आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए होता है। आइए आगे हम लोग चलते हैं एमआरएनए के बारे में। तो एमआरएनए का काम होता है मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। यह क्या करता है, तो इसका कार्य होता है हम लोग को शरीर में अमीनो एसिड का आवश्यक की पहचान करना, यानी हम लोगों में कौन कौन सा अम्ल है उस एमिनो एसिड को पहचानने का काम कौन करता है, तो आरएनए 3 भागों में बांटा होता है। कितने भागों में, आरएनए 3 भागों में। पहला को कहे हैं हम लोग एमआरएनए मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका काम होता है कि हम लोगों को शरीर में आवश्यक जो अमीनो अम्ल है उसको पहचान करना, यानी कि इसको समझ लीजिए ना कि एग्जाम में जाते हैं तो आपको जो थंप लगाते हैं, बायोमेट्रिक्स लेते हैं तो आपको पहचानते हैं, तो समझ लीजिए कि वो मैसेंजर आरएनए हो गया। वो आपको पहचान करके अगला को इन्फॉर्म कर देता है कि विद्यार्थी यही है, ठीक है। तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल को पहचान करता था, उन्हें एक क्रम में सजाता है। जैसे आप लोग को आईडी कार्ड देख लेते हैं तो कहते हैं ना कि चल भाई अब आगे बढ़ो, इस लाइन में पंक्ति में बढ़ो, ठीक है। सेम उसके बाद अगर दूसरा व्यक्ति के पास फिर जाते हैं, आईडी प्रूफ दिखाते हैं, तो वो ट्रांसफर आरएनए आता है, यानी कि फिर वो ट्रांसफर कहाँ करता है, हम लोग को क्लास की ओर करता है। कहाँ कर, क्लास की ओर। पहले पंक्ति में खड़ा होता है आईडी प्रूफ लेकर के, फिर एक आता है व्यक्ति हमको पहचानता है, आईडी प्रूफ लेकर के कुछ पूछता है, नाम पता या डेट ऑफ बर्थ, फिर पहचान कर लेता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो पहचान करके आगे दे देता है तो वो ट्रांसफर कहला जाएगा। तो दूसरा के पास जाएंगे तो दूसरा क्या करेगा कि फिर से हम लोग को कुछ देखेगा, बायोमेट्रिक्स और लगवाता है और फिर हम लोग को क्या करता है, तो यह एमिनो एसिड का परिवहन यानी राइबोज तक पहुंचाता है। तो फिर क्या करेगा, ये परिवहन करवाएगा। परिवहन मतलब हमको खुद से कहेगा कि आगे चल करके आप आगे तक जा सकते हैं। तो ये ट्रांसफर करेगा कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है राइबोज। राइबोज मतलब आरएनए, अभी बताए हैं तीसरा पार्ट होता है। तो ये राइबोज होता है, राइबोसोम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। यह प्रोटीन निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरएनए के अंदर कौन सा भाग है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, तो आरएनए जो प्रोटीन का निर्माण करता है जिसका नाम क्या है, तो राइबोसोम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, समझिए इस बात को। यह है आपका यहाँ पर है आपको डीएनए, ठीक है। यहाँ पर है आपका डीएनए है, ठीक है। यहाँ पर आपको हो जाएगा आरएनए। यहाँ पर देखिएगा कि दोनों तरफ ये तीर जाएगा और ये हो जाएगा आपका आरएनए। तो ये हो जाएगा, यहाँ से दोनों तरफ तीर जाएगा ये वाला। तो पहला नंबर के डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसके कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं,
ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनाइएगा, डीएनए से जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब डीएनए से ही डीएनए बन जाएगा तो उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डीएनए से अगर डीएनए ही बनाएंगे तो उसे रेप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी कि रिपीट कर रहे हैं। याद रखिएगा कि रिपीट कर रहे हैं यानी कि रेप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए फोटोकॉपी करिएगा तो क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, एक ही चीज़ को बार बार हम लोग जब एक ही चीज़ को पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिपीट। यानी कि डीएनए ही डीएनए अपने आप को बनाएगा तो रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आपको आरएनए बनेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। आप ट्रांस कैसे नहीं याद रखिएगा भाई, क्योंकि ट्रांस का मतलब होता है बदलना, ट्रांसफर का मतलब होता है बदलना। तो डीएनए से हम आरएनए बना रहे हैं, यानी कि बदल कर बना रहे हैं, तो ट्रांस कर रहे हैं, एक दूसरे से ट्रांसफर कर रहे हैं। डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, नया चीज़ बना रहे हैं। ठीक। अब वहीं पर अगर आपको आरएनए से डीएनए बनाना हो, आरएनए से ऐसा भी तो हो सकता है कि आरएनए से फिर से हम लोग डीएनए बना सकते हैं, तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो जब हम डीएनए से आरएनए बनाने जा रहे हैं तो उसे सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन फिर से अगर हम लोग आ रहे हैं घूम करके आरएनए से डीएनए के पास तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। जब आरएनए से जब आगे हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, आरएनए, क्योंकि आरएनए का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, वो भी कौन आरएनए का? तो राइबोसोम आरएनए का। तो ये जब आरएनए का से प्रोटीन का निर्माण करेगा तो उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है। यानी कि बदल देते हैं पूरी तरीके से। ट्रांसक्रिप्शन कब कहलाएगा? जब डीएनए से आरएनए बनाएंगे, डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है। और जब हम आरएनए से प्रोटीन को निर्माण करते हैं तो वो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो एक बार ध्यान से सुनेंगे, डीएनए से डीएनए खुद से बना लेगा तो रेप्लिकेट करेगा, यानी कि रिपीट करेगा। जब डीएनए से आरएनए बनाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, और जब आरएनए से खुद से फिर डीएनए पर वापस आएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन, यानी कि पूरी तरीके से बदल लिया। ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। तो डीएनए से आरएनए बनाना, डीएनए से आरएनए बनाना अभी बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है। लेकिन फिर अगर इधर से आ जाएगा आरएनए से डीएनए की तरफ तो आरएनए से फिर डीएनए बना लेंगे तो उसे कहेंगे कि रिवर्स, क्योंकि डीएनए से आरएनए तो बना ही रहे थे, डीएनए से आरएनए यहाँ पर बना ही रहे थे, यहाँ पर डीएनए से आरएनए बना ही रहे थे, लेकिन आरएनए से फिर डीएनए बनाएंगे तो इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और डीएनए से डीएनए बना लेंगे उसे बोलेंगे रेप्लिकेशन। ठीक है। रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से अगर प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो उसे ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन, ये हो गया आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं तो ये हो गया ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन डीएनए से डीएनए बना लेंगे, फिर से उसी को रिपीट फोटोकॉपी कर लेंगे तो रेप्लिकेशन कहलाता है। यही चीज़ को आप लोग को यहाँ पर दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे आते हैं कि कोशिका विभाजन की सेल डिवीजन कैसे होता है। तो विभाजन का मतलब क्या होता है? बंटवारा। ठीक है। किसका बंटवारा? कोशिका का, यानी सेल का। तो एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करता है, उसी को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। नहीं समझे? या समझ लीजिए कि एक लिट्टी आपने लिया और एक लिट्टी को दो से अधिक या एक से अधिक भागों में तोड़ दिया तो उसे क्या कहते हैं? लिट्टी विभाजन। तो यहाँ पर कोशिका टूटकर एक से अधिक भागों में टूटेगा तो उसे कोशिका विभाजन कर देंगे। कोई खेत का टुकड़ा अगर मानकर चले कि एक से अधिक टुकड़ा में टूट गया तो उसे खेत का टुकड़ा बोल देंगे, खेत का विभाजन बोल देंगे। ठीक है। बस सिंपल है। तो उसी तरीके से विद्युत धारा आप लोग सुनेंगे, तो जब बिजली बहती है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। जब बिजली बहती है तो विद्युत धारा कहते हैं। दूध बहेगा तो दूध की धारा, जल बहेगा तो जल की धारा। बस समझना क्या है? बस आसान है, बस समझना, थोड़ा सा समझाने वाला बेहतर होना चाहिए। आगे कहता है कि एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करता है, उसे हम लोग कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कि जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। सिंपली तरीका है भाई कि अगर मानकर चलिए आपके माता जी है, अगर आपके पास खाना है, 2-3 रोटियां हैं, और यहाँ पर मान लीजिए कि आप 2-3 भाई बैठे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर 2 भाई बैठे हुए, 2-3 भाई बैठे हुए हैं आप लोग। तो यहाँ पर अगर माता जी एगो रोटी तोड़ करके आधा रोटी आपको देते हैं, ठीक है, आधा रोटी आपको देते हैं
और आधा रोटी इनको देते हैं, तो रोटी का विभाजन हुआ। लेकिन करने वाली कौन है, तो ये माँ है। कौन है, माँ, यानी मदर से। यानी सिंपल समझ लीजिए कि ये मान के चलिए कोशिका विभाजन किस में होता है, तो सभी में होता है। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए विखंडन अमीबा, अमीबा का तो कोई आकार नहीं होता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता। मान के चलिए यहाँ से अमीबा टूट करके एक दूसरा का निर्माण कर लिया, तो टूटा तो इसी में से ना, तो जिसमें से टूटेगा वो मेन कहलाएगा, यानी कि मदर सेल। ठीक है, वो माँ होगा। माँ ही तो जन्म देती है हम लोग को। माँ जो होती है वो एक या दो तीन भाई जो होते हैं हम लोग को, वो माँ से ही क्योंकि उत्पत्ति होती है हम लोग को। तो समझ लीजिए कि जो टूटेगा और एक नए वंश का निर्माण करेगा, यानी कि नए वंश की अपने जैसे संतान की जन्म देगा, तो उसे मदर सेल कहते हैं। ठीक है, तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। यानी समझिए कि ये बड़का कोशिका था, ये इतना टूट करके एक यहाँ पर नया कोशिका बन गया, तो जिससे टूटा उसे मदर सेल और जिससे टूटा उठे डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि नई कोशिका डॉटर सेल कहलाता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के कारण होता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, हम नहीं कर पाए हैं कि जंतुओं में कोशिका विभाजन, जंतु मतलब हम लोग। ठीक है, तो जंतु मतलब हम लोग हो गए, तो इसमें कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के कारण होता है। सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम आपको कोशिका का भाग है, हम आपको पढ़ाए थे। अगला है कि पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा आता है। यानी कि जितने भी सारे जीव जंतु हैं उसमें कोशिका अगर एक से अधिक भागों में टूटता है तो सेंट्रोसोम के कारण, वहीं पर पेड़ पौधा में अगर कोशिका टूटता है तो सेल प्लेट के द्वारा टूटता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। अब कोशिका जो टूटती है 3 तरीके से, यहीं से हम लोग आगे डिस्कशन करते चलेंगे। तो पहला कोशिका टूटती है असूत्री विभाजन में। असूत्री विभाजन मतलब कुछ भाग कोशिका का इसमें जाता है, समसूत्री वाला में बराबर जाएगा। जैसे कि मानकर चलिए 46 गुणसूत्र हैं, तो 46 से 46 से दोनों में जाएगा, डॉक्टरों में जाएगा 46 में, और जो 46 रहेगा उसके माता पिता में भी। ठीक है, लेकिन वहीं पर देखिए कि अर्धसूत्री वाला में आधा जाता है। क्या जाता है, आधा। जैसे कि 46 हम लोग का आता है, जिसमें से 44 जाता है ये वाला। ठीक है, यानी कि 22 जो आता है हमको पिता से और 22 आता है हमको फिर माता से। फिर उसके बाद 2 ऑलोसोम होता है, वो आता है XY। अब उस पर निर्भर करता है कि अगर Y पिता वाला आता है और माता वाला तो X से होगा, तो YX हो जाएगा। ठीक है, या XY हो जाएगा, तो वो लड़का कहलाता है। तो ये कोशिका जो विभाजन होता है, कोशिका जो टूटती है 3 भागों में, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। ठीक है, माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। आगे है असूत्री विभाजन, जैसे अमाइटोसिस। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। याद कीजिए, प्रोकैरियोटिक हम बताए कि अविकसित था। इसमें कोशिका का पूरा अंग विकसित नहीं होता है, क्योंकि कोशिका में कितने अंग होते हैं ये भी आप लोग याद रखिए। तो कोशिका में टोटल 10 अंग होते हैं। 10 अंग में से कुछ ही अंगों का विकास होता है, इसीलिए अविकसित कहते हैं। ये पूरी तरीके से मैच्योर या पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक। तो आसानी से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा कि असूत्री विभाजन किस में होता है। तो जितने भी सारे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, विषाणु है, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, जीव का मतलब होता है कि जिसके अंदर जीवन है। ठीक है, तो छोटा है लेकिन उसके अंदर जीवन है, तो उसे बोला जाता है सूक्ष्म जीव। इसके अंदर और प्रोकैरियोटिक के अंदर ये असूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार जो होता है बड़ा होने लगता है और आगे चल करके वह बीच से धंस जाती है और 2 भागों में टूट जाती है। सिंपल समझिए कि मान कर चलिए पत्थर चट्टा का मान लीजिए कि यहाँ पर पत्तियाँ ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपने पत्थर चट्टा का पत्तियाँ ले लिया और ये पत्तियाँ क्या करेगा, आधा तोड़ लीजिएगा और दूसरा पौधा लगा दीजिएगा तोड़ करके, तो ये लग जाता है। तो मदर सेल बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर के आपने यहाँ से तोड़ लेता है, एक नए वहाँ पर संतति का निर्माण हो जाता है, बीच में से धंस करके ये दूसरा को तोड़ करके हटा देता है, उसे कहते हैं असूत्री, यानी आधा भाग टूट जाना। अब आता है समसूत्री। तो यह विभाजन कायिक यानी सोमेटिक सेल में होता है। यह विभाजन कायिक यानी सोमेटिक सेल में होता है। जनन कोशिका यानी कि ओवम या स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर काटीय कोशिका का बना होता है। यानी समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन जनन कोशिका यानी ओवम और स्पर्म को छोड़ करके, ठीक है, ये छोड़ करके सभी शरीर जो बना है हम लोग को, वो किसका बना होता है, काटीय कोशिका का बना होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग का शरीर किसका बना होता है, तो काटीय कोशिका का बना होता है, सिर्फ ओवम यानी अंडाणु और स्पर्म को छोड़ करके, यानी शुक्राणु को छोड़ करके। इसमें मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। ये मान लीजिए मदर सेल है और ये टूट करके 2 डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। इस तरीके से अपने जैसे छोटे छोटे बच्चों का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्री बोलते हैं। तो सिंपल कह सकते हैं कि जिसमें गुणसूत्री की संख्या बिल्कुल आधा आधा चला जाए, ठीक है, बिल्कुल आधा आधा चला जाए, मतलब 46 से 23 चला जाएगा और इसे भी 23 चला जाएगा, तो उसे कहते हैं हम लोग असूत्री। लेकिन इसमें से
46 में से क्या होगा कि दोनों डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या बराबर बराबर जाता है। ठीक है, तो बराबर बराबर जाता है यानी कि 46 इधरों से और 46 इधरों से। तो जब बराबर बराबर गुणसूत्र की संख्या बटेगा तो उसे समसूत्री बोलते हैं। सम मतलब क्या होता है? जोड़ यानी बराबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। अब समसूत्री विभाजन की 5 अवस्था होती है टूटने का। पहला होता है इंटरफेज। क्या होता है? इंटरफेज। यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। तो इसमें डीएनए का निर्माण तो होता है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं यानी कि गुणसूत्र जो होता है वो अलग हो जाता है। क्या होता है? गुणसूत्र इसमें अलग हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि इसमें स्प्लिंडर फाइबर यानी तुर्क धागा का निर्माण हो जाता है, शुरू होता है तथा केंद्रक विभाजन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि स्प्लिंडर फाइबर मतलब होता है तुर्क धागा की तरह इसमें लच्छेदार का निर्माण तो प्रारंभ होता है, लेकिन केंद्रक जो हम कोशिका के अंदर पढ़ाएं अभी न्यूक्लियस बताएं आप लोग को, वो न्यूक्लियस भी इसमें क्या हो जाता है तो इसका भी विभाजन यानी कि टूटना तय हो जाता है दूसरा फेज में। तीसरा फेज में जैसे आते हैं तो मेटाफेज, इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है और अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो हम लोग देखें कि यह कोशिका के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। पहला में देखे हैं कि जो टूटता है, पहला में टूटता है तो ये केंद्रक भी उसमें टूटने लगता है और केंद्रक का निर्माण होता है और तुर्क धागा भी इसका भी निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन तीसरा में आते आते क्या होता है कि ये टूट जाता है। क्या होता है? ये टूट जाता है। ठीक है, अब चौथा फेज देखते हैं एनाफेज। यह सबसे छोटी अवस्था होती है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और ध्रुव 2 ही होते हैं, एक होता है नॉर्थ ध्रुव और एक होता है साउथ ध्रुव। ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ठीक है, यह सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी अवस्था होती है। पहला अवस्था कौन होता है? तो इंटरफेज होता है, छोटा होता है एनाफेज। ठीक है, तो ये कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अगला पॉइंट आता है टेलोफेज के बारे में। टेलोफेज ये सबसे अंतिम अवस्था होती है, 5वां अवस्था है, अंतिम अवस्था होती है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है यानी कि कोशिका का टूटना ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लिंडर फाइबर भी इसमें से गायब हो चुके होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं नोट्स करके कि कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका में लगातार बार बार टूट फूट होती रहती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन के द्वारा इसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा ही दोबारा निकल जाता है। या लीवर को काट दीजिएगा तो लीवर कुछ भाग को काट दीजिएगा तो लीवर अपने आप को उतना आकार ले लेता है, शेप ले लेता है। तो ये कोशिका विभाजन। चूहा का पूंछ को आप लोग पकड़ लीजिएगा तो चूहा का पूंछ का टोटी टूट जाएगा। ठीक है, चूहा का पूंछ टूट जाएगा और वो अपने चूहा भाग जाएगा और फिर कुछ दिन के बाद देखिएगा कि उतना ही बड़ा करके सलेंसर घूमते रहता है। ठीक है, और टेस्टर। आगे आता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन माइटोसिस। यह विभाजन केवल जनन कोशिका यानी स्पर्म और अंडाणु में होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो स्पर्म जो होता है यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, जो पुरुषों में पाया जाता है मेल में। और अंडाणु यानी ओवम ये आपको किस में पाया जाता है? अंडाणु। तो ये अंडाणु पाया जाता है फीमेल में। ठीक है, तो शुक्राणु या अंडाणु में अगर विभाजन होगा, 2 भागों में टूटेगा तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के माध्यम से, अर्धसूत्री कोशिका के विभाजन के माध्यम से। आगे देखते हैं कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। 46 होता है तो इसे घट करके 23 हो जाता है। ठीक है, इसमें मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है यानी कि जो मदर सेल होता है। ठीक है, ये मदर सेल हो गया, ये 4 कोशिका में टूट जाती है। ठीक है, इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक ओवरलैप करता है यानी कि चढ़ जाता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। इसमें प्रोफेज अवस्था की घटना होती है, इनका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। अब हम लोग समझते हैं कि लड़का या लड़की कैसे उत्पन्न होती है। देखिए, ये हो गया मेल यानी पुरुष हो गया। ठीक है, ये हो गया फीमेल यानी कि महिला हो गया। 44 ऑटोसोम पाए जाते हैं, 2 ऑलोसोम पाए जाते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की, जिसमें से वाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें भी सिंपल पाया जाएगा 44 ऑटोसोम और 2 ऑलोसोम, जिसमें दोनों होगा XX। यहाँ पर दोनों माता में क्या होगा या महिला में XX होता है, इसमें XY होगा। ठीक है, यहाँ पर गलती से Y लिखा गया है। अब देखिए, जब मेल और फीमेल एक दूसरे को संपर्क में आते हैं, ठीक है, जब वो निषेचन की क्रिया करना चाहते हैं यानी कि
कह सकते हैं कि संभोग की क्रिया करते हैं, तो एक दूसरे का मेल का शुक्राणु जो है वो फीमेल के अंडाणु तक प्रवेश करती है। जैसे वहाँ प्रवेश करती है तो 44 ऑटोसोम में से 22 यानी आधा आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं अर्धसूत्री कोश का विभाजन क्रोमोसोम और जो होता है क्रोमोसोम कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु में होता है। तो 22 यहाँ से आएगा, तो चलिए 22 तो ऑटोसोम आ गया, यानी कि इसके आधा आएगा। क्या आएगा? हमेशा आधा आएगा, चाहे वो पुरुष वाला में से हो चाहे या महिला वाला में से। तो इसमें वैसे भी आधा, यानी कि 22 का आधा कितना होगा? 44। तो 44 इधर से भी 44 इधर से, यानी 22 इधर से 22 इधर से, यानी कि टोटल 44 हो जाएगा, जी सिर्फ ऑटोसोम। अब डिपेंड करेगा ऑलोसोम पर, और ऑलोसोम पर में से सबसे खास बात होता है वाई वाला। अगर पुरुष में से वाई आ गया तो ऑलोसोम में से एक आएगा, आपको शायद आ सकता है, मान के चलिए वाई आ जाए, ठीक है। या सिंपल पहले समझिए तो बच्चा कैसे बनता है। तो पिता में से 44 ऑटोसोम में से 22 ऑटोसोम आ गया, और माता में से 22 और 44 में से 22 ऑटोसोम आ गया। तो दोनों के तरफ से ऑटोसोम में से 22 आधा आ गया, तो 44 यहाँ हो गया। आवश्यकता है 2 गो, क्योंकि अर्धसूत्री कोश का विभाजन करने के लिए 46 चाहिए। अब यहाँ पर ऑलोसोम, अब ऑलोसोम में से एक आएगा, चाहे तो वो एक्स आ सकता है चाहे वो वाई आ सकता है, वो पिता के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक आ जाएगा पिता में से और एक आ जाएगा माता में से। तो एक आएगा तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये 44, तो ये आया है ऑटोसोम वाला, तो 44 ऑटोसोम और 2 आपको आ जाएगा ऑलोसोम वाला, तो टोटल हो जाएगा 46। और 46 जैसे होगा तो ये एक बच्चा का निर्माण होता है। सिंपल समझिए, 44 ऑटोसोम में से 22 पिता वाला आता है ऑटोसोम, 2 गो ऑलोसोम पाया जाता है, जिसमें से 1 गो आएगा पिता वाला, और फिर 44 में से 22 आएगा ऑटोसोम माता वाला, और 2 गो ऑलोसोम इसमें भी पाया जाता है, तो इसमें से आएगा 1 गो। यानी कि ऑटोसोम और ऑलोसोम मिला करके 23 गुणसूत्र इधर से और 23 गुणसूत्र इधर से, तो 23 टोटल 46। और जैसे 46 होगा तो वो एक बच्चा का निर्माण करेगा, इनके चाइल्ड का, ठीक है। अब देखेंगे कि लड़का या लड़की कैसे होता है। तो सिंपली यहाँ पर 44 में से 22 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 44 में से कितना आएगा? तो यहाँ 44 में से भी 22 आएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 22 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 में से 22 इधर आएगा ऑटोसोम में से, और इसमें से 44 आएगा। अब फिर यहाँ पर ऑलोसोम, तो ऑलोसोम को देख लेते हैं थोड़ा सा कलरवा चेंज करके। चलिए, तो ये हो गया ऑलोसोम। ऑलोसोम में से आप एगो तो इधर से आना फिक्स है, और इसमें भी से भी एक आना इधर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 44 हो गया, प्लस कर देते हैं। अब देखिए, तो एक आएगा इधरों से और एक आएगा ऑलोसोम में से। अगर मान कर चलिए यहाँ पर एक्स आ गया, पिता वाला में से भी एक्स आ गया, और माता के पास तो ऑलरेडी दोनों एक्स से पाया जाता है, तो यहाँ पर भी एक्स आएगा। तो ये टोटल कितना हो गया? तो एगो एक्स 2 गो हो गया, तो ये हो गया 2 गो। तो 44 और 2 कितना हो जाता है? तो 44 और 2 जो हो जाता है आपको 46 हो जाता है। कितना हो जाता है? 46 हो जाता है। तो 46 होगा तो जैसे बच्चा का निर्माण करेगा, और ये बच्चा कौन होगा? तो ये लड़की उत्पन्न होगी। क्या होगी? ये लड़की उत्पन्न होगी, क्योंकि ये जो पुरुष वाला में से क्या आया है? तो एक्स आया है, और माता वाला में से भी एक्स, क्योंकि माता के पास महिला के पास ऑलरेडी दोनों जो ऑलोसोम होता है एक्स ही होता है, ठीक है, और पिता में XY होता है। तो ये दोनों XX आया है, तो ये लड़की का उत्पन्न करेगा। सेम कंडीशन होगा कि इसमें से भी 22 आएगा, ठीक है, इसमें से भी 22 आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, ठीक है, ऑटोसोम। फिर अब यहाँ पर आता है ऑलोसोम। तो ऑलोसोम में से मान के चलिए एक आ गया इस बार Y, और इधर से एक आ गया Y, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि इधर से Y आ गया, इधर से X आ गया, तो ये निर्माण कर लेता है X और Y का। तो ये तो 2 गो इधर हो गया और 44 इधर है, तो 44 और 2 कितना हो जाएगा? 46। तो यहाँ पर आया है XY। क्या है? XY। तो Y जो है लड़का को दर्शाता है, Y लड़का को दर्शाता है, और पिता पर हमेशा डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की। लेकिन दोष देते हैं महिलाओं के, जो इसके पुत्र नहीं होते हैं, सिर्फ पुत्रियाँ होती हैं। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, आइए हम लोग अब सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। सिंड्रोम में चलते हैं, क्योंकि 2-3 प्रकार का सिंड्रोम होता है, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि सिंड्रोम, तो क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहा जाता है। यानी कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र में बढ़ जाना या घट जाना है, क्या कहलाता है? तो ये अनियमितता के कारण सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। अगर 46 गुणसूत्र मनुष्य में बना है
23 जोड़े बना है, तो इसमें से ना बढ़ना चाहिए, ना 47 होना चाहिए और ना ही 45 होना चाहिए। अगर इस तरीके से क्रोमोसोम में गड़बड़ियाँ आती है, 46 से एक भी बढ़ जाए या एक भी घट जाए, तो शरीर का देखिएगा कि आकार या उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। उसी को हम बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। आगे पहला आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, यानी कि 46 नॉर्मल होता है, ठीक है। 46 क्या होता है? 46 नॉर्मल होता है, लेकिन नॉर्मल में 45 हो जाएगा, तो एक क्रोमोसोम की संख्या घटने के कारण उसे टर्नर सिंड्रोम करते हैं, यानी कि वो टर्न ले लिया। याद रखने के लिए आसान तरीका है कि 46 तो जाना था, इसको एक से कोई भी चीज़ शुरू होता है तो 1 से 45 तक गया, लेकिन 46 टर्न ले लिया, यानी कि वापस आ गया, तो 45 हो जाएगा। तो इसमें जो है इसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो 46 गुणसूत्रों में से 45 होना या एक घट जाना टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। ये टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? स्त्रियों में। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित हो जाता है तथा बांझपन देखा जाता है। अगर व्यक्ति, कोई स्त्री या महिला अगर बांझपन है तो किसके कारण? टर्नर सिंड्रोम के कारण। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? 46 के जगह पर क्या हो जाता है? तो ये 45 गुणसूत्र ही उसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण वो बांझपन कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47, यानी इसमें भाई बढ़िए जाता है। इसमें तो हम आपको बताएं कि गुणसूत्र का भी घटना बढ़ना यही तो कहलाता है सिंड्रोम। तो इसमें 47 हो जाती है और यह केवल पुरुषों में पाया जाएगा। तो जब घटेगा तो महिला में तो 45 यानी कि टर्नर, ठीक है, और बढ़ जाएगा तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम जो पुरुषों में पाया जाता है, और इसमें नपुंसक हो जाते हैं पुरुष। क्या हो जाते हैं? नपुंसक। आगे आता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन है, लेकिन समझिएगा कि 47 होगा। इसमें क्या होगा? 47 यानी बढ़ जाएगा। डाउन से ऐसा मत समझिएगा कि नीचे आएगा, ये आगे उल्टा होता है, विपरीत होता है, इसमें बढ़ ही जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है और ये मेल तथा फीमेल दोनों में होता है। तो डाउन जो सिंड्रोम होता है मेल और फीमेल दोनों में होगा। टर्नर सिंड्रोम जो होगा सिर्फ महिला में होगा। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम जो होगा सिर्फ पुरुष में होगा। तो टर्नर वाला में क्या था? तो 45 गुणसूत्र, ठीक है, और क्लिनीफेल्टर वाला में क्या था? तो ये 47 क्रोमोसोम हो जाता था, यानी कि 46 नॉर्मल रहना चाहिए, तो ये बढ़ ही जाता है। तो ये होता है मेल में और ये होता है आपका फीमेल में, ये दोनों में। तो ये मेल बांझपन हो जाती है और पुरुष कह सकते हैं कि जैसे नपुंसक लिंग हो जाते हैं। उसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम। तो इसमें भी 47 हो जाता है, इसमें भी 47 हो जाता है और यह मेल और फीमेल में दोनों में होता है। और इसमें शरीर बेडौल हो जाता है। बेडौल मतलब लंबा हो जाता है काफ़ी, जीभ तथा ओठ मोटा हो जाता है। मनुष्य मंदबुद्धि का था। मंदबुद्धि मतलब क्या होता है? भोत्थर टाइप का हो जाता है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं, अगला जो सिंड्रोम आता है जिसे कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता ही है और उनके साथ साथ ऊपर का ओठ उनके काटा होता है। जिसके ऊपर का ओठ काटा होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है और यह मेल यानी महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है। तो एक हो जाएगा आपको कौन? तो पटाऊ सिंड्रोम, और एक हो गया आपको डाउन सिंड्रोम। ये दोनों में उत्पन्न होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वायरस या विषाणु जो होता है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इसमें इस तरीके से कोई भी विकार उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। तो वायरस इस सब नियम को फॉलो नहीं करता है। तो अगला जो हम लोग का चैप्टर आएगा वो हो जाएगा ऊतक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई के प्रति व्यस्त रहिए।